तो आज जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हमारे सेकंड क्लास है। एक क्लास जो हम लोग कल लास्ट लेंगे। लास्ट के बाद जो है धीरे धीरे हम लोग 5 या 10 क्वेश्चन डेली ऐसे सॉल्व करते जाएंगे डीआई के साथ। और लगभग जो है 2-3 साल के जितने भी पेपर हुए हैं सारे को हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि हमको सिलेबस भी कवर करना है और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो थोड़ा हाँ हाँ, वही मैं कराता हूँ। जैसे कि मैंने बोला ना कि एक डीआई और कॉम्प्रहेंशन तो ऐसे जनरली सबका सही हो जाता है। डीआई और अभी हम लोग ने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, साथ में डीआई और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है उसको। तो ये 3 यूनिट जो है लगभग 15 क्वेश्चन अगर डेली हम लोग क्लास खत्म होने के बाद बनाए तो धीरे धीरे अभी जब हम लोग रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे तो रिसर्च के भी 5 क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो वो भी इसको इसी में ऐड कर लेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि पेपर जो है हमारे सामने से कई बार रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि क्या होगा कि एक बार मान लीजिए कि रिसर्च कंप्लीट करते करते हमारा जो है 10 क्लास तो कम से कम होगी रिसर्च की क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। 10 कम से कम पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे। 10 पीवाईक्यू जब देखेंगे तो उसमें से डीआई और मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार सॉल्व कर लिए। दोबारा जब उसी पीवाईक्यू उसी पेपर से जब हम लोग रिसर्च के क्वेश्चंस को देखेंगे तो जाने अनजाने हमारी नज़रें जो है इन वाले क्वेश्चंस के साथ भी टकराएंगी जो हम लोगों ने पहले क्लियर कर लिया है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम लोग लास्ट में जब सबसे लास्ट यूनिट जब पढ़ेंगे, खास करके मैं इन्वायरमेंट सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है। तो वहाँ जाते जाते एक ही पीवाईक्यू को कम से कम हम लोग 50 बार से ऊपर जो है सॉल्व कर लेंगे। पेपर तो हमारे पास लगभग 2-3 साल का अगर प्रीवियस ईयर का देखें तो कम से कम 50 से 60 पेपर होंगे पूरे। तो उसी को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा, क्वेश्चंस भी हमारे क्वेश्चंस का ट्रेंड भी समझ में आएगा कि कैसे जो है दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे जो है जून में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मैं हर हर बार कराता हूँ। बाकी अगर आप लोगों के पास इससे बेहतर कोई सजेशन हो तो उसके उससे भी हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो भी चीज़ें हैं वो बस ओके। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है कि ये टीचर इज बिलीव दैट he or she can reach even the most difficult students and help them learn is called। तो बेसिक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा आंसर बताइए। थर्ड है। बाकी सृष्टि और उमा शंकर आप लोग भी आंसर देते रहिएगा। टीचर्स के नॉलेज का जो है उसका लेना देना नहीं है कुछ, कि वो सबसे डिफ़िकल्ट जो सबसे दुर्बोध बच्चा है वो समझाना जो है सबसे मुश्किल है। तो वो उसके टीचर के नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो नॉलेज का एक पार्ट मान सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। सेल्फ परसेप्शन जो है वो भी नहीं होगा। लेकिन टीचर का जो सेंस ऑफ इफिकेसी होगी, जो किसी बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है अपने बातों से अपने ज्ञान से, वो जो है इस क्वेश्चन के लिए मैटर करेगा। इस क्वेश्चन के लिए वो जो है वो चीज़ मैटर करेगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो हमारा सही होगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट का हम लोग देखेंगे, फ्लिप के बारे में पूछा गया है। फ्लिप आईसीटी टूल्स अलाउ यूजर टू रिकॉर्ड एंड शेयर शॉर्ट वीडियो एंड रिस्पॉन्स। फ्लिप आईसीटी टूल इज प्राइमरी यूज टू वीडियो डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन। अब बताइए इसमें जब हम लोग फ्लिप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अगर लें कहीं से। फ्लिप जो आईसीटी टूल है वो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए और शेयर करने के लिए, शॉर्ट वीडियो को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो प्राइमरी यूज होता है वो वीडियो डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन स्टेटमेंट वन भी सही है और स्टेटमेंट टू भी सही है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो क्लियर होगा।
इसी तरीके से जब जितने सारे पेपर हम लोग देखेंगे तो लगभग मोस्टली जो है आईसीटी के पोर्शन हमारे कवर हो जाएंगे जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो फ्लिप जो है एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे हम लोग कि आईसीटी टूल है एक प्रकार का जो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए और शॉर्ट वीडियो को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और फ्लिप जो है वो प्राइमरी उसका जो प्राइमरली यूज होता है वो वीडियो डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग शिक्षा के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी के ऊपर भी हम लोगों ने बात की थी। बताइए, शिक्षा स्ट्रेटजी और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी दोनों के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। ओके, आपको क्या लग रहा है सृष्टि और उमाशंकर? सॉल्व नहीं किए हैं क्या आप लोग? क्वेश्चन ही नहीं देखे आप लोग? फर्स्ट वाला सही है। और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन जिक्सा में हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ जो है नॉलेज एक बच्चे से दूसरे के पास शेयर होता है, वहाँ से जो है तीसरे के पास इस तरीके से एक जिक्सा जो है वो बनाया जाता है। तो ईच स्टूडेंट इज ग्रुप एक्सपेक्टेड टू स्पेशलाइज इन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। अब जो है ये नॉलेज इसके पास जब शेयर करेगा तो वो तभी शेयर करने के एबल हो पाएगा जब वो सारी चीज़ें अच्छे से जानता हो या समझता हो। तो यही बोला जा रहा है कि स्पेशलाइज इन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग टास्क। तो ये जो है बिल्कुल सही है। और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में मैंने बोला था कि यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेटिव स्किल जो है किसी की उसको डेवलप करने की बात करते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिव स्किल और बोला जाए कि इंक्वायरी स्किल जो है दोनों एक ही है। इन्वेस्टिगेटिव स्किल बोलें या इंक्वायरी स्किल बोलें। तो इन्वेस्टिगेशन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी क्या होता है कि कल हम लोग ने इस पे बात की थी कि इस पे हम किसी को क्वेश्चंस एराइज करने के लिए और प्रोबिंग के द्वारा, प्रोबिंग जो एक मेथड होता है उसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछ पूछ के लोगों से सीखते हैं, उसके द्वारा हम लोग नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी के बारे में बात किया गया है। बताइए इसमें। दोनों गलत है। ये जस्ट उल्टा दे दिया है कि यहाँ पे इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या होता है कि हम हमारे अंदर की ऐसी मेमोरी जिसमें हम चीज़ों को याद करने की कोशिश नहीं करते हैं और वो जाने अनजाने में वो स्टोर हो जाती है। तो वो जो होती है इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। और एक एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है जिसको सुस्पष्ट मेमोरी बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। उसमें हम लोग चीज़ों को बखूबी जो है रटते हैं, याद करते हैं, उसको एक प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम में जो है डालते हैं, बार बार लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। जस्ट उल्टा जो है वो लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। पे हम लोगों ने कल बात किया था कि कल का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ध्यान से सॉल्व किया हो इसका भी आंसर दे सकते हैं कि सुमैन मॉडल जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण मॉडल का उदाहरण है। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने बोला था कि इसके जितने भी मॉडल हैं उसको हम लोग आईसीटी में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो उसमें एक ऑप्शन में जो है सुमेन मॉडल के बारे में भी एक शायद स्टेटमेंट था। वो जो है हमारा इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल है। इसी के अंदर इंफॉर्मेशन को कैसे जो है डेवलप किया जाता है उसका जो मॉडल है सुमेन मॉडल जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका एग्जाम्पल होगा। और के बारे में जो है हम लोग बहुत डिटेल से जो है कम्युनिकेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे। बस इतना याद रखना है कि सुमेन मॉडल जो है एक प्रकार का इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल है। किसी के अंदर हम लोग सूचना को कैसे जो है कोई इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं या किसी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन कैसे डेवलप करते हैं उसी से रिलेटेड सुमेन ने एक अपना मॉडल दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा।
माइंड मैपिंग के बारे में बात की जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के ऊपर हम लोगों ने बात की है बहुत बेहतर तरीके से। बताइए इसका आंसर। 4। बाकी लोग। सेकेंड। थोड़ा सा ऊपर ध्यान देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग हम लोग क्या करते हैं कि एक जनरली किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इम्प्रूविंग मेमोरी रिटेंशन, ये जो है माइंड मैपिंग का वर्क बेनिफिट होता है। इनहेंसिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी जो है हमारी माइंड मैपिंग की बेनिफिट होती है। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एग्जाइटी, एग्जाइटी जैसे कि क्या होती है कि बच्चे जो है क्वेश्चंस को देख के कई बार जो है घबरा जाते हैं। जब उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग माइंड मैपिंग करते हैं तो वो क्या करता है, स्ट्रेस कम करता है बच्चों का, एंग्जाइटी कम करता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है कि मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, समझने के लिए, सूचना को समझने के लिए अधिक कठिन बनाना, तो ये जो है एकदम नेगेटिव बात है। ये माइंड मैपिंग का जो है बेनिफिट कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही हो। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। अब बताइए कि एडोसेंस के बारे में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोसेंस लर्नर। तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल से बात किया कि एडोसेंस लर्नर क्या होते हैं, उनके अंदर जो है कौन कौन सी क्वालिटी जो है, उनमें से कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एडोसेंस लर्नर के अंदर नहीं पाई जाती। ACDE, ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि दिया है कि कौन कौन सी क्वालिटी जो है नहीं पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोसेंस। A एंड B देख लेते हैं। देखेंगे कि एडोसेंस लर्नर जो हम लोगों ने पढ़ा था तो वो हम लोग देखेंगे कि वो जो है हाईली अनस्टेबल्स होते हैं, उनके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी अप्स एंड डाउन्स हम लोग को देख। दे हैव यूनिफॉर्मिटी इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट, एक रूपता पाई जाती है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता। हम लोग देखते हैं कि कोई कोई बच्चे जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, कोई कोई बच्चों का ग्रोथ जो है नहीं होता है, कोई जो है बहुत ज़्यादा बियर्ड उनकी आ जाती है, कोई जो है बियर्ड थोड़ी सी लेट आती है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एडोसेंस की नहीं होती है। इसके बाद दे आर स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो ये जो क्वालिटी दिया गया है ये भी गलत होगा, क्योंकि जब एडोसेंस का जो पीरियड होता है इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, हमारे पास कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। जो हमें जिस तरीके से जो बता दे हम लोग उसी रूल या उसी उसकी बातों को फॉलो करने लगते हैं। तो इसमें जो है हमारी पास जो स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता है। बात करते हैं सी की। दे ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स एंड इमोशनल टर्माइन, वही मैंने बात की कि अप्स एंड डाउन्स जो आते रहते हैं, वो बिल्कुल सही है। दे हैव हाई होप्स एंड एस्पिरेशन फॉर देयर फ्यूचर, ये भी सही है। हम लोग जी जान से जो है मेहनत करते हैं इस पीरियड में। दे हैव इंक्रीज पीयर ग्रुप प्रेशर, ये भी सही है। हम लोग ग्रुप मेकिंग और ग्रुप के टूटने के बाद जो है थोड़ी सी बहुत सारी जो है प्रेशराइज हम लोग हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है कि ए और बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा आप लोग देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रोडक्शन फॉर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन स्वयं। तो एक बार देख लेते हैं कि 8 जो है कोऑर्डिनेटर होते हैं हमारे स्वयं प्रभा के लिए। द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं प्रभा रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग क्यूरेटिंग डिलीवरिंग एजुकेशनल कंटेंट अक्रॉस द दिस चैनल। इसमें AICTE है,
सबके बारे में हम लोग हायर एजुकेशन में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, किसकी स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी और उसका काम क्या होता है। लेकिन यहाँ बस हम लोग याद रखेंगे AICTE का क्या फुल फॉर्म होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दूसरा UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। NCERT, NPTEL, इग्नू, नियोस और IIM बेंगलोर। अब ये आठों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसमें बताएंगे कि कौन सा जो है ऑप्शन हमारा वैसे तो इसका आंसर आपको दिख ही गया है। इसमें NCTE जो है वो हमारा कोऑर्डिनेटर नहीं है स्वयं प्रभा का। बाकी जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो सारे कोऑर्डिनेटर होते हैं। ऑप्शन नंबर अगर इसका देखें तो डी स्टेटमेंट जो है वो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रही हैं? थ्री वाला आंसर जो है सही है, बहुत अच्छा। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर अ थिंकर, ये बिल्कुल सही बात है। टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एमंग स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। टू फॉलो ए रिजिड टीचिंग प्लान, ये जो है बिल्कुल गलत है। रिजिड टीचिंग प्लान जो है कभी फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद टू हेल्प लर्नर एडजस्ट हर परसेप्शन टू रियलिटी, अटेंटिंग हारमोनी बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, ये भी जो है बिल्कुल सही है। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात करते हैं अगले की, एट पजल और माइंड मिस्टर दोनों के बारे में हम लोगों ने कल बात कर लिया है। बताइए इसमें क्या सही होगा क्या गलत होगा। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है कि एट एट पजल इज टूल यूज टू माइंड मैपिंग इन एजुकेशन, तो कोई पजल जो है माइंड मैपिंग के लिए कैसे एजुकेशन में यूज किया जा सकता है। एट पजल जो है हम लोगों ने कल उसके बारे में देखा था, ये मॉक क्विज और टेस्ट जो है ये सब कराने के लिए यूज किया जा सकता है, खास करके पजल सॉल्विंग के द्वारा। तो इसके द्वारा जो है हम लोग माइंड मैपिंग के ऊपर काम नहीं करते हैं। ठीक है। माइंड मिस्टर जो है टूल यूज टू क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वीडियो एजुकेशन, तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि माइंड मिनिस्टर जो है वो माइंड मैपिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके थ्रू हम लोग माइंड मैपिंग के काम, माइंड मैपिंग का कोड जो है वो काम करते हैं। तो इस स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट दोनों जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका सही होगा। बताइए क्लियर है सबको? ओके, बहुत अच्छा। अब बताइए इसमें, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड, पहला जो सही है, स्वयं प्रभा कोर्स आर ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी, बिल्कुल सही है। टेलीविजन पे स्वयं प्रभा के सारे कोर्सेज जो है वो ब्रॉडकास्ट होते हैं। दूसरा दिया गया कि मूक्स आर ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मूक्स जो है कई सारे लैंग्वेज में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। मूक्स का फुल फॉर्म था मासेसिव, मासिव जो भी हो, मासेसिव ओपन ऑनलाइन, ही कुछ था, एक बार देख लें। हाँ, बहुत ही अच्छा। मैसेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। मुक्स सबसे लास्ट क्लास में जो है कवर किया गया था। देख लेंगे हम लोग PPT एक बार देखेंगे तो आपको समझ। अब बात करते हैं इवेल्युएशन की। सारे इवेल्युएशन को हम लोगों ने पढ़ा है, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, सारे इवेल्युएशन को हम लोगों ने पढ़ा था।
बताइए इसमें कौन सा जो सही होगा। जी, एक का थर्ड। प्लेसमेंट इवेल्युएशन के ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि प्लेसमेंट इवेल्युएशन सही व्यक्ति को सही जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो कैट होता है, जो जेई होती है, जो सी नीट का जो एग्ज़ाम होता है, वो एक तरीके का प्लेसमेंट इवेल्युएशन है, सही व्यक्ति को सही ठिकाने लगाने के लिए। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है कि कोर्स के बीच में जो है ये देखने के लिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, तो वो जो है एक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है। समेटिव इवेल्युएशन जो हमारा कोर्स ख़त्म होने के बाद होता है, लास्ट में जिसके थ्रू हम लोग ग्रेड कार्ड वगैरह जो है पाते हैं, वो समेटिव इवेल्युएशन होता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है कि किसी को जो है किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, दिक्कत को जानने के लिए इसको क्या दिक्कत है, इसके लिए जो हम लोग इवेल्युएशन करते हैं वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है। तो अब आसानी से हम लोग मैच कर सकते हैं कि ए का जो है थर्ड हो जाएगा, टू नो एंट्री बिहेवियर। इसके बाद बी का जो है वन हो जाएगा फॉर्मेटिव, जो वो ड्यूरिंग कोर्स होता है, लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। समेटिव इवोल्यूशन के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे, समेटिव का सी का फोर, टू क्लेरिफाई द लर्नर एट द एंड ऑफ कोर्स। बहुत ही सिंपल है, टू नो द अंडरलाइन कोर्स वीकनेस एंड स्टूडेंट्स लर्निंग। ऑप्शन नंबर फोर जो है इसका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा है क्वेश्चन लेंदी, बहुत सारे लोग इसको पढ़ने की वजह से गलती कर सकते हैं, लेकिन याद थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। रिसर्च सजेस्ट दैट द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट चीट एट सम पॉइंट इन देयर एकेडमिक करियर, विच वन द फॉलोइंग इज द नॉट रिकमेंडेशन टू रिड्यूस चीटिंग इन द क्लासरूम। To encourage collaboration with peer on assignment to provide necessary support and decrease anxiety। कुछ सही हो सकता है। थर्ड को अगर देखेंगे, क्लियर क्लियर गाइडलाइन ऑन व्हाट, ओके देखते हैं। क्लियर गाइडलाइन ऑन व्हाट कंस्टिट्यूट चीटिंग accompanied by consequences that when imposed will deter other students due to their servitude। Your student will well prepared for assignment and test। तो किसको किसको फर्स्ट लग रहा है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा सजेशन जो है वो सही नहीं है। कौन कौन से सजेशन को फॉलो कर सकते हैं हम लोग, ये बताइए। पहला है कि लोगों को इंकरेज अगर करते हैं, कोलेबोरेशन विथ पीयर टू असाइनमेंट प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड डिक्रीज एंजाइटी। तो ये तो अच्छी बात है, इससे जो है उनका जब नॉलेज लेवल सही हो जाएगा तो वो चीटिंग क्यों करेंगे। स्टेटमेंट वन जो है सही है। नॉट पे हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सा इसमें से जो है नहीं हो सकता है, रिकमेंड हम लोग किसी को नहीं कर सकते। दूसरा है कि रिड्यूस द फोकस ऑन ग्रेड एंड प्रोवाइड द मटेरियल फॉर स्टूडेंट विच दे मस्ट बी फेमिलियर। ये भी जो है देख लेते हैं, ये हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन तीसरा जो है कि हम लोग जो है चीटिंग से रिलेटेड जो गाइडलाइन है उसको बहुत ज़्यादा रिजिड कर दें, मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ कर दें कि चीटिंग करते पकड़ाए तो रिस्ट्रिकेट हो जाएंगे। तो ये भी सही है, इसके डर से जो है बच्चे चीटिंग करना बंद कर सकते हैं। इंश्योर द स्टूडेंट आर वेल प्रिपेयर्ड, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे जो इसमें सबसे कम जो लग रहा है सही, वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका रिकमेंड करने लायक नहीं है। इसके बिना भी हम लोग इन तीनों को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छा। यदि आपको क्लियर हुआ, नोट पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, तभी जो है सॉल्व करना है। एडोलेसेंस टेंड टू हाईली सेल्फ अवेयर
हैव ए क्लियर सेंस ऑफ देयर आइडेंटिटी. Adolescents tend to develop ability to see relationship and solve problem for increasing complexity and difficulty. स्टेटमेंट वन जो है वो गलत है, स्टेटमेंट टू जो है सही लग रहा है आप लोगों को. तो जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पे टेंड टू बी हाईली सेल्फ अवेयर, हाईली अगर नहीं होता, टेंड टू बी मतलब कि वो कोशिश करते हैं सेल्फ अवेयर होने की, लेकिन हाईली सेल्फ अवेयर जो है वो, ये इसके वजह से जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है. दूसरा है कि टेंड टू डेवलप एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी, ये जो है बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो इसका सही होगा कि स्टेटमेंट वन जो है वो रॉन्ग है, स्टेटमेंट टू जो है वो सही है. क्लियर है सबको? बहुत अच्छा. नेक्स्ट है कि विच आर द फॉलोइंग ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. रिजिड एडजस्टमेंट टू करिकुलम गाइडलाइन, रिजिड वर्ड से ये फोर वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाए. इसमें पूछा गया है कि मूलभूत आवश्यकता है. तो टू और थर्ड में जिसको डाउट है उसमें देख लेंगे थोड़ा सा कि इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. दूसरा कि एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जैसा हमको संसाधन और प्रौद्योगिकी चाहिए पर्याप्त हो, मतलब कि जितना चाहिए उतना हो, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है. दूसरा कि यूज ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, अब इस मॉडर्न टाइम में अगर हम लोग गुरुकुल मेथड को यूज करें पढ़ाने के लिए तो ज़्यादा कारगर नहीं होगा. रिजिड ट्रेडिशनल यहाँ पे नहीं होता, मॉडर्न होता तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते कि दिक्कत हो सकती थी दोनों में, लेकिन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड जो है उतना ज़्यादा हमारी आज के समय में इफेक्टिव नहीं है. तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है हमारे वो गलत हो जाएंगे. स्टेटमेंट तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा. ओके. 4 नंबर, रिजिड एडहेरेंस टू करिकुलम गाइडलाइन, हिंदी में देखें तो पाठ्य चर्चात्मक मार्गदर्शनों में दृढ़ सशक्ति. दृढ़ सशक्ति का क्या मतलब है कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है. तो ये जो इफेक्टिव टीचिंग है, सही है. हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि दृढ़ दृढ़ संकल्प में ले लिया हूँ कि करिकुलम गाइडलाइन जो है उसको मैं फॉलो करूँगा, उसमें जो है रत्ती भर इधर उधर नहीं हो सकती. तो ऐसा होता है कहीं, कोई भी चीज़ रिजिड होके किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. इसलिए जो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो गलत हो जाएगी. जैसा कि मैंने बोला कि अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन हमारे यहाँ जो है यही सिस्टम है, ऐसे ही होता है. कि मूवी है शायद आप लोग ध्यान दी हो, मोहब्बतें, उस टाइप का सीन अगर बनता है तो शाहरुख खान और शायद अमिताभ बच्चन का मूवी. हम्म. ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा. अब यहाँ पे बात करते हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स. तो बहुत ही सिंपल है ये, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, का थर्ड होगा एक्सेसिंग कोर्स मटेरियल्स एंड असाइनमेंट्स एनी टाइम एंड एनीवेयर. इसके बाद डिस्कशन फोरम में हम लोग देखेंगे कोलैबोरेटिव विथ पीयर्स, कोलैबोरेटिंग विथ पीयर्स, शेयरिंग आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव. ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि अ, ये है शायद,
में कौन सा हो रहा है, ए का थर्ड, ए का थर्ड केवल एक में है, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्लियर है सबको? बहुत अच्छा। पहला दिया गया कि लर्निंग अधिगम प्रबंधन प्रणाली, LMS। जितने भी हम लोग देखेंगे लर्निंग सॉफ्टवेयर जितने होते हैं, जैसे कि कोई भी कोचिंग संस्था का सॉफ्टवेयर लें, दृष्टि का ले लें, ध्येय IAS का ले लें, तो एक प्रकार का LMS होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थियरी पे जो है वो बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी कोर्स कहीं से भी और कभी भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो वो हमारा ये होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि हम लोग जो है इसके थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, एक प्रकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही है। एंड डिस्कशन फ्रॉम रिमोट लोकेशन आल्सो। अभी मैं गांव में बैठा हुआ हूँ, आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं, एक प्रकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। डिस्कशन फोरम्स क्या होते हैं, अभी मान लें कि ये आप लोग हैं और मैं हूँ, एक तरीके का ग्रुप है, कोलेबरेटिव पीयर्स हैं हम लोग, इसमें मैं अपनी बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर करें, तो ये डिस्कशन फोरम में जो है वो होता है। ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि अभी मैं कुछ दिन बाद जब आपका टेस्ट लूँगा, तो वो क्या करेगा, रिसीविंग इंस्टेंट फीडबैक एंड क्विजेज एंड असेसमेंट, ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस के लिए वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला सही है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव टीचिंग टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। नॉट पे ध्यान देंगे, और पूछा गया कि पॉजिटिव टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में। D&E ADE का क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। पहला देख लेंगे कि ए जो दिया गया है, ओके, ए वाला जो दिया गया है उसमें दिया गया कि ए टीचर हु पनिश स्टूडेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये तो कभी नहीं होगा पॉजिटिव टीचर लर्निंग। तो इसलिए ए को हम लोग देख लेंगे कि एक कौन कौन से एग्जाम्पल में है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ए टीचर हु प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद पॉजिटिव फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये बिल्कुल है। ए टीचर हु फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये भी है। ए टीचर हु हुमिलेट हिज एंड हर स्टूडेंट्स, हुमिलेट का मतलब है मजाक उड़ाना एक तरीके का। तो ये जो है पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का एग्जाम्पल जो है नहीं है। तो लास्ट है टीचर हु इग्नोर द नीड ऑफ कंसर्न ऑफ हिज एंड हर स्टूडेंट्स, ये भी जो है हमारा नहीं है। तो ए, डी और ई जो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही होगा। बहुत ही अच्छा। अब बात करते हैं स्वयं, यूडेमी, स्किल शेयर एंड खान एकेडमी। 2 ओके, स्वयं का हमको पता है कि फ्री कोर्सेज फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज। एक का सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है। यूडेमी क्या होता है? अ, हाँ हाँ, बी का फोर हो जाएगा पेड कोर्सेज एंड वेरियस टॉपिक्स, स्किल शेयर के थ्रू जो हम लोग देख लेंगे। बी का 1 हो जाएगा पेड कोर्सेज ऑन क्रिएटिविटी एंड इंटरप्रेन्योरियल टॉपिक्स। कॉन एकेडमी जो है हमारा जाएगा वीडियो लेक्चर्स एंड इंटरेक्टिव एक्सरसाइज फॉर 8 to 12। ऑप्शन नंबर, स्किल शेयर भी एक ऐप है। सेकेंड सेकेंड
पेड कोर्सेज ऑन वेरियस टॉपिक्स। स्किल शेयर जो है वो, हाँ, क्रिएटिव एंड इंटरप्रेन्योरियल टॉपिक्स पे जो है स्किल शेयर अपने पेड कोर्सेज जो है लॉन्च करते हैं। खान एकेडमी जो है वो हमारा वीडियो लेक्चर इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर के 12 स्टूडेंट्स के। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। ए टीचर असाइंस इंडिविजुअली ए रीडिंग असाइनमेंट एंड स्टूडेंट्स टेक नोट्स, ये नहीं होगा। ए टीचर गिव लेक्चर ऑन ए टॉपिक एंड स्टूडेंट टेक नोट इंडिविजुअली, ये भी नहीं होगा। ए टीचर असाइन होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट इंडिपेंडेंटली, ये भी नहीं होगा। ए टीचर असाइन ए ग्रुप प्रोजेक्ट है तो ग्रुप जब आ गया तो कोलेबरेटिव लर्निंग की बात हो गई। एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू डू रिसर्च एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शंस। बात करते हैं कि टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शंस का जो है पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या है। ओके, टीचर सेंटर का जो है क्या क्या ड्रॉबैक है इसके बारे में इसमें बात की गई है। इट कैन बी मोर इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव फॉर स्टूडेंट। इट कैन लिमिट अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इट प्रमोट्स स्टूडेंट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन। इट इज मोर एफिशिएंट एंड सेव टाइम। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है? सी। सेकंड वालों के लिए कमी पूछा गया है कि इसमें कौन सी कमी होती है। ये विद्यार्थियों की जो है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को जो है थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि वहाँ जो सारी चीज़ें टीचर्स के ऊपर आ जाती हैं। वहाँ जो है स्टूडेंट जो है पैसे फॉर्म में आ जाते हैं और टीचर जो एक्टिव हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है कमी होती है। हाँ, बताइए। तो ये कमी नहीं है, बढ़ावा देता है।
बढ़ावा देता है, ये उसकी पॉजिटिव चीज़ है। जैसे कि कोई चीज़ हम लोग स्व मार्गदर्शन और स्वतंत्रता की तरफ डायरेक्टली इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना। टीचर हमें क्या करता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखा देता है कि तुमको जो है कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो टीचर हमको उस फील्ड में हमको आगे धीरे धीरे ढकेल रहा है। लेकिन ये यहाँ पे जो टीचर सेंटर होती है, इसमें अगर देखें कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि विच वन द बेस्ट ऑप्शन, उसको हमको चूज करना है। तो अगर हमको दोनों में से चूज करना होता तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो ज़्यादा बेहतर है ऑप्शन नंबर थर्ड की तुलना में। क्योंकि यहाँ पे टीचर सेंटर जो होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट क्रिटिकली जो है बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है बिल्कुल नहीं हो पाती है और उनकी क्रिएटिविटी जो है वो नहीं बाहर आ पाती है। तो ये टीचर सेंटर का ड्रॉबैक है। लेकिन ये जो है, ये बाकी तीनों जो हैं वो थोड़े से प्लस पॉइंट्स हैं हमारे टीचर सेंटर के, क्योंकि यहाँ पे यह विद्यार्थियों की स्वतंत्रता और स्व मार्गदर्शन को बढ़ावा देता है। इस बात पे अगर थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो जब छोटे बच्चे होते हैं, खास करके पेडोलॉजी में अगर देखें, पेडोगॉगी में या एंड्रोगॉगी में, तो पेडागॉगी में क्या होता है कि अगर अगर बच्चे को डायरेक्ट हम लोग इसमें डाल दें एंड्रोगॉगी में, तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा कि उसको चीज़ें कैसे करनी है। ये सब सारी चीज़ें हमको टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले धीरे धीरे सिखाई जाती हैं। कि थोड़ी सी अगर बात करें तो 1 से लेके 8 तक के अगर क्लास को हम लोग एज्यूम करें, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा क्लास आगे जाएगा वैसे टीचर की पकड़ जो है हमारे ऊपर कम होती जाएगी। धीरे धीरे वो हमको फ्री करते चला जाएगा। तो ये इसलिए जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें नहीं हो सकता है। अभी क्लियर हुआ क्या हुआ शंकर? बाकी हम लोग, मैं हमेशा बोलूँगा कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है उसी को हमको हमेशा चूज करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंट्स कैन थिंक रीजन एंड एनालिसिस बियॉन्ड द रिकॉर्ड ऑफ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। का जो है ऑप्शन नंबर वन जो होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बिल्कुल सही होगा। इसमें बात किया जा रहा है कि विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट adolescents can think region analysis beyond the real concrete experiences। तो ये जो है हमारा जो एडोलेसेंस पीरियड होता है उसके पीछे बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा स्टेज ऐसा है कि जिसमें हम लोग किसी अपने एक्सपीरियंस के पीछे के कारण को और उस घटना के सारी चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पूछा गया कि मिस्टर जैक्सन वांट्स टू क्रिएट ए मल्टीमीडिया लेसन ऑन सोलर सिस्टम फॉर हिज स्टूडेंट्स। इन दिस कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड बी मोस्ट सुटेबल। अब इसमें हम लोग तीन को तो जानते हैं कि तीन जो है किस किस फील्ड में यूज किया जा सकता है, एक को नहीं जानते। बताइए, क्विजेज जो है वो हमारा किस लिए यूज किया जाता है? टेस्ट, मॉक टेस्ट और असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। मेंटीमीटर मेंटीमीटर और एक्स माइंड जो ये माइंड मैपिंग गेम है, माइंड मैपिंग एक तरीके का गेम है, तो ये भी नहीं होगा। नियर पॉड जो है वो एक प्रकार का मल्टीमीडिया लेसन्स ऑन सोलर सिस्टम, वीडियो क्रिएटिविटी की जो बात की जा रही है इसमें, वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, नियर पॉड। ओके, ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। A relationship in which a less experienced learner acquire knowledge and skill under the guidance of an expert is known as। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने बात किया था इस पे शायद कभी। यदि आपको क्या लग रहा है? और सृष्टि, शंकर, आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें?
बात किया जा रहा है कि जब हम कोई कम अनुभव का कोई व्यक्ति है और वो किसी अधिक अनुभव वाले व्यक्ति के साथ काम करके कोई चीज़ सीखता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, इसमें किसी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो देख लेते हैं। कॉग्निटिव लोड और कॉग्निटिव साइंस जो है, ऐसी कोई चीज़ अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, लेकिन जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप जो है, प्रशिक्षुता, प्रशिक्षुता का मतलब यही होता है कि यहाँ पे एक कोई मोर स्किल्ड पर्सन होगा जो अपने से लेस स्किल्ड पर्सन को जो है अपने नॉलेज और अपने जो भी स्किल्स हैं उसको ट्रांसफ़र करता है। तो इसी को हम लोग कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। ओके, क्लियर है सबको? सही है। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब हम लोगों ने पहले ही क्लास में शायद मैंने आपको बताया होगा। तीन हाँ, तीन ऐसे अ, हमारे शरीर में जो है डोमेन होते हैं जहाँ पे हम लोग अपने नॉलेज को स्टोर करते हैं। बेसिकली ऐसा जो है माना गया है। एक जो हम लोगों ने बात किया था कि कॉग्निटिव डोमेन होता है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं, वो हमारा कॉग्निटिव डोमेन की चीज़। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी साइको अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को मैंने बोला था कि जो भी चीज़ हमारे दिल से रिलेटेड होती हैं, जो भाव होते हैं, प्यार, ईर्ष्या, जलन, जो भी मतलब भावात्मक चीज़ें होती हैं जो अपने हार्ट के द्वारा जो है बेसिकली वो करते हैं, ऐसा माना जाता है। भावात्मक जो चीज़ें होती हैं वो हमारा इफेक्टिव डोमेन की चीज़ होती हैं। और साइकोमोटर डोमेन हम लोगों ने तीसरा पढ़ा था, साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम लोगों ने हाथ पैर के बारे में पढ़ा था कि जो भी चीज़ें हमारे हाथ पैर के द्वारा जो है प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ें सीखते हैं, हाथ पैर में हम लोग स्टोर करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी साइकोमोटर डोमेन की चीज़ें। तो वही कॉग्निटिव डोमेन की बात यहाँ की जा रही है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम अपने, जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का यही है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप है कि आप लोगों को फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ी सी कम नॉलेज है, आप लोग लेस स्किलफुल हैं, और मुझे जो थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है, तो ये नॉलेज का जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं, वही एक प्रकार का कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप बोल सकते हैं कि आपके नॉलेज के लेवल में और मेरे नॉलेज के लेवल में जो अब ट्रांसफ़र करने के बाद जो इक्विवेलेंस बनेगा, वही एक प्रकार का कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप की बात बोली जाती है। क्लियर हुआ क्या सृष्टि? बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू एनहेंस लर्निंग। बोला जा रहा है कि असेसमेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको फीडबैक मिल सके ताकि आप सारी चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। तरह की द गोल ऑफ असेसमेंट लर्निंग इज प्रोवाइड समेटिव ग्रेड्स एट द एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये तो बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू जो है दोनों सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर वन इसका जो है सही। अब इसमें है थोड़ी सी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनलिज्म of mental operation, which law states one idea leads to another because it's the past they have occurred together in terms to either time or space। ये थोड़ा सा अगर हम लोग वर्ड के ऊपर जाएं, ये नीचे के जो वर्ड दिए गए हैं उसको थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एसोसिएशन, एसोसिएशन के बारे में बात की जा रही है कि जैसे कि हमको ये लगता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो इससे जो है हम लोग इसका ये सॉल्यूशन पा सकते हैं। जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम है, इसका कोई एक पॉसिबल सॉल्यूशन हम लोग जब खोजने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है क्योंकि आपको इसका सॉल्यूशन इसलिए पता चल रहा है क्योंकि कभी ना कभी ये वर्ल्ड में या पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कभी पहले भी ऐसी चीज़ इसी सॉल्यूशन के जरिए जो है सॉल्व हुई होगी। तो इसको जो है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, संशक्ति का नियम।
एक चीज़ को जब दूसरे चीज़ के साथ रिलेट करने की कोशिश करने लगते हैं तो उसी को हम लोग कॉन्टिग्यूटी बोलते हैं। तो शक्ति का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। बाकी इसमें जो है प्रॉक्सिमिटी जो क्या होता है, ये हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे कि प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, सामीप्य का नियम। जैसे कि कोई, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि किसी अ, एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम के बीच में जो गैप होता है, जो दूरी होती है, उसी को हम लोग प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। उसी तरीके से कम्युनिकेशन में क्या बोलते हैं, एक कम्युनिकेटर और दूसरे कम्युनिकेटर के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। तो ये है सामीप्य का नियम। पार्शियल एक्टिविटी इसमें नहीं होगा, प्रॉक्सिमिटी नहीं होगा, मेंटल सेट नहीं होगा, कॉन्टिग्यूटी जो है वो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। क्लियर है सबको? ओके। ये भी हम लोगों ने दिया, पढ़ा था कहीं ना कहीं। व्हेन ए पिन पिक्स आवर फिंगर्स वी विड्रॉल द पिन। बहुत ही अच्छा। एक्शन रिएक्शन करके मैंने आपको बताया हुआ कि जब एक्शन के बाद हम लोग अपना रिएक्शन देते हैं तो उसको रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्ट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि कोई चीज़ हमारी अ, सबसे लास्ट क्लास में बिहेवियरिज्म के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र मैंने किया था कि जब हमारे साथ कोई एक्शन होता है तो हम ऑटोमेटिकली उसका जो कोई रिएक्शन करते हैं तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्ट एक्शन बोलते हैं। ओके। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज लर्नर सेंटर अप्रोच। इन द गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग students are encouraged to construct their understanding without the assistance of teacher, guided questions and directions। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। इसका ऑप्शन आंसर जो है आप लोगों को जरूर देना चाहिए। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ये तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा दिया गया गाइडेड थियरी, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। हम लोग डिस्कवरी तो कर रहे हैं लेकिन हमें जो है साथ में कोई गाइड भी कर रहा है कि आगे से जब 5 किलोमीटर तुम आगे जाओगे, वहाँ से जब लेफ्ट लोगे तो वहाँ एक मंदिर मिलेगा, मंदिर के बाएं में देखोगे एक तालाब है, वहाँ तुमको ये व्यक्ति मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का गाइडेड डिस्कवरी है। यहाँ पे हमें कोई गाइड कर रहा है। तो यहाँ बोला जाए कि स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग विदाउट द असिस्टेंट, ये गलत है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर वन, स्टेटमेंट वन जो है वो सही होना चाहिए, स्टेटमेंट टू जो है वो गलत होना चाहिए। हाँ हाँ। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, अब जैसे कि आप जो है किसी समस्या में फंसे हुए हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि आप कहीं बाइक से जा रहे हैं, आपके बाइक में जो अचानक से पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है, ये तो प्रॉब्लम हुआ। एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आपको करनी है, तो यहाँ पे आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो चीज़ करेंगे, हो सकता है कि आप किसी बाइक वाले से जो है पेट्रोल उधार लें, या हो सकता है कि आप अगल बगल जो है वो पेट्रोल पंप की तलाश करें, या हो सकता है कि हाईवे पे हैं तो हाईवे वाली जो पेट्रोल पंप की गाड़ी होती है उसको बुला लें। तो ये लर्निंग है आपके लिए। अगली बार जब आपका बाइक का पेट्रोल ख़त्म होगा तो आपको पता होगा कि आपने पिछली बार क्या किया था। तो आप ये सोचेंगे कि पिछली बार ऐसे पेट्रोल मिला था तो इस बार भी ऐसे पेट्रोल मिल सकता है। तो इसलिए जो है ये इसको हम लोग लर्नर सेंटर अप्रोच बोलते हैं। अब जैसे कि मैं आपको कोई चीज़, कई बार हमारे साथ ऐसा क्या होता है कि टीचर जो है, टीचर से मैंने कोई क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन पूछा, टीचर ने जो है मुझे खुद एक क्वेश्चन पूछ दिया और पूछा कि जाओ इस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करके आना, तुमको जो है अपने क्वेश्चंस का आंसर जो है मिल जाएगा। तो वो भी एक प्रकार का प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। तो
लर्नर सेंटर अप्रोच ये हो सकता है। क्लियर हुआ उमा शंकर? सॉल्यूशन टीचर देगा अगर आप इंडिपेंडेंट लर्नर हैं या सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हैं, तो आप टीचर के पास जाएंगे कैसे? कि आप कोई चीज़ सेल्फ से कर रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम फंसा हुआ है, वैसा हो सकता है। तो स्टेटमेंट वन जो है वो हमारा सही था, स्टेटमेंट टू जो है हमारा गलत था। बाकी क्लियर है सबको? दृष्टि नहीं दी आप लोगों को? अब देखते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग आर मोर इफेक्टिव देन लर्नर सेंटर्ड मेथड प्रमोटिंग डीप लर्निंग। लेक्चर मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स एंड इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपको क्या क्या लग रहा है, कौन कौन सा आंसर जो है वो स्टेटमेंट सही है, कौन सा जो है गलत है? अभी हम लोगों ने पीछे बात किया, लर्नर सेंटर जो होती हैं वो चीज़ें डीप लर्निंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ये चीज़ें हमारी लर्नर सेंटर और ओके। तो इसका जो स्टेटमेंट वन है वो भी गलत है, स्टेटमेंट टू जो है वो भी गलत है। लेक्चर मेथड जो होता है कि जैसे कि कोई आपके सामने लेक्चर दे रहा है, तो इसमें ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स को इनकरेज नहीं कर सकते हम। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, उधर से आंसर मिला, उसके बाद मैंने फिर कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बाद उधर से आंसर मिला, तब तक उधर से कोई क्वेश्चन आ गया, मैंने आंसर दिया, तो ओपन एंडेड होता है। तो लेक्चर मेथड में ये सारी चीज़ें नहीं होती। और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है ये नहीं हो सकता इसमें। और टीचर सेंटर जो होता है वो लर्नर सेंटर की अपेक्षा जो है डीप लर्निंग को प्रमोट नहीं करता है। इसलिए स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू जो है वो गलत है। क्लियर है सबको? हाँ? दो तीन क्वेश्चन और बचे होंगे। मिस्टर जॉनसन वांट टू क्रिएट ए माइंड मैप, हम लोगों ने देख लिया है। To help them understand the concept of photosynthesis, which of the following tools will be most suitable? तो माइंड मैप के लिए कौन सा इसमें से यूज किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर वन में जो है माइंड मिस्टर सही हो जाएगा। एट पजल, नियर पॉड और हार्ट पोटैटो, ये तीनों जो है हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच डिजिट डीटीएच चैनल डील्स विद द सोशल साइंस वन, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रबोध, वो हमारा सोशल एंड बिहेवियरल साइंस के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाता है। प्रबंधन जो है वो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। विधिक जो है लॉ के कोर्सेज होते हैं। संस्कृति जो है हमारी हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये सब सारी चीज़ें हमारी आर्ट एंड कल्चर वगैरह जो है पढ़ाया जाता है। प्रबोध जो है सोशल लर्निंग्स एंड बिहेवियरल साइंस के बारे में बात किया जाता है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कल भी हम लोग जो है 50 क्वेश्चन के समथिंग जो है डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद परसों से जो है हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट, रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके। हिस्ट्री आपका बैकलॉग जो है उसको जल्दी से कवर कर लीजिए। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता तो पूछ सकती हैं कभी भी। ओके।